हाउ आर यू। तो आज हम क्लास 1 का फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो अब तक आपने फिजिक्स को 9th 10th में एज ए कंबाइंड सब्जेक्ट साइंस में पढ़ा है, आप सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ोगे आप फिजिक्स को, ठीक है। तो उसमें बेसिक टर्म्स किससे ब्रांच होती है फिजिक्स की, क्या से ये आई, उसके बारे में कुछ बेसिक है इस चैप्टर में। हम कैसे यूनिट्स को मेजर करते हैं, कैसे फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, हाउ कैन मेजर समथिंग, ठीक है। तो इसलिए फिजिकल वर्ल्ड क्यों कहा गया है, इसका नाम फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, क्योंकि फिजिक्स इज रिलेटेड एज ए फिजिकली वर्ल्ड, नेचुरल एंड नेचुरल फिनोमेना। तो फिजिक्स हमारे रिलेट है वो नेचुरल से है, हमारे जो इतना वर्ल्ड में जितनी चीज होती है एज ए रिलेटेड एज ए फिजिक्स इन टर्म ऑफ फिजिक्स, इसलिए फिजिक्स को एक फिजिकल वर्ल्ड माना गया है हमारा, ठीक है। तो जो हम पढ़ते आए कि क्या है, पहले पढ़ेंगे हम व्हाट इज ए साइंस। साइंस क्या है हमारे, तो जनरली साइंस में क्या करते हैं, समथिंग इज कैन डू इन ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटली एंड थ्योरेटिकली लॉ एंड कैन ड्राइव, कि कुछ थ्योरेटिकली बातों को लेकर हम उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके फिर रिजल्ट बनाते हैं, ये चीज ऐसी होती है। सो इज ए साइंस। साइंस क्या है, साइंस इज ए सिस्टमैटिक एंटरप्राइज दैट बिल्ड्स एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज इन फॉर्म ऑफ टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन एंड प्रेडिक्शन अबाउट यूनिवर्स, कि वो नॉलेज जो क्या करिए हमें एक्सप्लेनेशन से, हमें एक्सपेरिमेंट से, ऑब्जर्वेशन से मिलती है। साइंस में क्या हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनका रिजल्ट आते हैं, उससे हम क्या करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, इट्स कॉल्ड ए साइंस, ठीक है। इस चीज को हम रियल चेंज करते हैं कि हाँ ये कैसे होती है, इसकी कैसे काम करता है, तो क्या करते हैं उसका एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो साइंस इज द बेस ऑफ द सिस्टमैटिक एम्प्लॉइज द नॉलेज ऑफ द एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन दैट ऑब्टेन ए नॉलेज, ठीक है। तब आता है इसमें क्या क्या होता है, तो सब कुछ समथिंग होता है हमारा इसमें कि साइंटिफिक एटीट्यूड एंड साइंटिफिक मेथड, कि कैसे हम उसको वही ऑब्जर्व करेंगे, क्या हमारा हाइपोथेसिस है, क्या जम्पसम्स है, क्या ऑब्जर्व करने के लिए क्या क्या इस चीज यूज की है, इज अंडर फॉर दैट। तो उसमें ये चीजें आती है इसके अंदर। तो सबसे पहले इनोवेशन इन द फिजिक्स, कि क्या इनोवेशन, उसके बारे में क्या सच स्टेट द प्रॉब्लम, सबसे पहले क्या मतलब प्रॉब्लम हमारे पास है, क्या दिक्कत आ रही है किस टॉपिक में, उसकी इंफॉर्मेशन की किससे, इसमें क्या क्या चीज होती है उनकी इंफॉर्मेशन करनी है। फिर हमें क्या करना है, हाइपोथेसिस बनानी है, टेस्ट करनी है कि ये एक्चुअली है कि नहीं, एनालाइज करना डाटा को, ड्रा कंक्लूजन। यही अगर सपोर्ट करता है हमारे डाटा को तो ठीक है, और अगर सपोर्ट नहीं करता है तो हम उसको रिपीट करेंगे। अगर वो सपोर्ट नहीं करता तो हम कुछ डाटा को चेंज करके उसको रिपीट करने का मेथड हमारा। तो सबसे पहले कोई भी वही प्रॉब्लम उसको करो, फिर उसमें क्या क्या लॉ लग सकते हैं, क्या चीज इन्फॉर्मेशन होती है, उनकी इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, क्या क्या चीज लगा सकते हैं, उस पर एक हाइपोथेसिस बनाएंगे कि भाई इतने पर्टिकुलर लोगों का डाटा लेंगे कि उनकी क्या इनके प्रति क्या सोच है, कैसे वो है, और फिर उसको टेस्ट करेंगे कि एप्लीकेबल है कि नहीं है उसके डाटा उससे मैचअप हो रहे हैं कि नहीं। फिर कंक्लूजन ड्रा करेंगे, हाँ भाई इतने मैचअप हो रहे हैं, अगर वो सपोर्ट कर जाता है हमारा हाइपोथेसिस तो फिर उसको हम यूज कर सकते हैं, नहीं तो उसको दोबारा जाके देखना कहाँ प्रॉब्लम है, उसको फिर दोबारा हम टेस्ट करते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस है। फिर आती है हमारी फिजिक्स। व्हाट इज द फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या है कि इससे साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ते हैं। जिस नेचुरल जितनी भी चीज होती है फिनोमेना होते हैं, जैसे सनलाइट कैसे गिरती है, 7 कलर कैसे होते हैं रेनबो के, ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मोशंस, समथिंग आर रिलेटेड इन द नेचुरल फिनोमेना, कैसे अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगाती है। तो ये सब कुछ रिलेट होता है, फिजिक्स के अंडर स्टडी होती है इन सभी चीजों की हम, तो इसलिए फिजिक्स को बोलते हैं जनरली फिजिक्स इज ए नेचुरल फिनोमेना रिलेटेड, ठीक है। कुछ जनरली डेफिनेशन, फिजिक्स कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड फिजिया मीन्स द नेचर, ये ग्रीक वर्ड से इसकी डिस्कवरी हुई थी, इसका मतलब नेचर, लेटिन फिजिक्स का मीन होता है नेचुरल थिंग्स, कि ये क्या अगर जो नेचर की चीज है और उसे बनी हुई चीजों के बारे में स्टडी करते हैं, वही हमारी क्या होती है, फिजिक्स के अंदर आती है हमारी, ठीक है। आगे है 2 बेसिक्स इन फिजिक्स। 2 चीज है हमारे फिजिक्स में जो मेन इन रखी जाती है, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। यूनिफिकेशन तो सिंपली एक मेथड है जिसमें क्या करते हैं हम लॉ का जो चीजें थ्योरी है उनका यूज करते हैं, हम उसका इसमें पढ़ते हैं। रिड्यूसिंग क्या है,
ये चीज़ों को लॉस को कॉम्प्लेक्स बना के उनके बारे में स्टडी करते हैं, तो वो रिडक्शन के अंदर आता है हमारा, हमारे रिडक्शन के अंदर आता है। तो ये दो प्रोसेस क्या होती है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, तो पहले जो यूनिफिकेशन है, लार्ज क्वेश्चन अबाउट साइंटिफिक थ्योरी दैट एग्जिस्ट फिलोसफी एंड साइंटिफिक अटेंडेंस कंसर्न द पॉसिबिलिटी प्रोड्यूस ए सिंगल थ्योरी ऑफ डोमेन्स। मतलब इसके अंदर क्या करते हैं हम, सिंपल सा है कि हम ला थ्योरी जो पढ़ी है वो सिंपल अप्लीकेबल होती है, वो होता है हमारा यूनिफिकेशन। रिडक्शन में क्या होता है, जिसमें मोर देन चीज कम्प्लेक्स इच अदर, दो तीन चीज को बनकर थर्ड चीज बनाई उसको इंडिविजुअल, ठीक है, थोड़ी नई चीज एक्सप्लेनेशन करी, नई थ्योरी बनाई, मीनिंग उनका मतलब जो फिनोमेना आई, तो दो तीन चीज को बनाकर उसको कम्प्लेक्स स्टडी करना, वो रिड्यूसिज्म। रिड्यूसिज्म मतलब किसी चीज को रिड्यूस करके जोड़ तोड़ मोड़ के एक नई चीज को बनाना। यूनिफिकेशन जो एक चीज ऑलरेडी है उसके बारे में उसको अप्लीकेबल करना हमारा, ठीक है। तो ये कुछ ब्रांच है फिजिक्स की जो हम पढ़ते हैं अपनी लाइफ में। तो फर्स्टली जो हमारी है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम हीट और टेम्परेचर के बारे में स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स के अंदर मोशन, उसका मोशन किसका क्या काजेज है उसके बारे में स्टडी करते हैं। वाइब्रेशन एंड वेव पीरियोडिक मोशन के बारे में हम इसको पढ़ते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हमारी, ठीक है, इसमें न्यूक्लियर स्ट्रक्चर और न्यूक्लियस एनर्जी कैसे एसोसिएट चेंज में होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, मैग्नेटिक के बारे में, ईएमएफ वेव्स के बारे में, ऑप्टिक्स में बिहेवियर ऑफ लाइट। तो ये सारी थिंकिंग हमारी क्या नेचर से, नेचुरल फिनोमेना से रिलेटेड है ना। तो अलग अलग ब्रांच इसलिए है कि आपको किस हिसाब से किस में क्या चीज एप्लीकेबल करें, कौन से ला, जैसे हीट के बारे में आपको अगर स्टडी करने एप्लीकेबल करना तो थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करने की उसके लॉ लगेंगे, उसके फॉर्मूले लगेंगे। मैकेनिक्स में पढ़ोगे, अगर मोशन के बारे में आपको कुछ चीजें करनी है तो मैकेनिक्स के अंदर जाओगे तो मोशन का क्या क्या कारण है, क्या रीजन है, क्या फॉर्मूले यूज करेंगे, कब करते हैं, उनके बारे में एक्सेट्रा हर जो ब्रांच उसमें अलग अलग डिवाइड किया रखेगी इस हिसाब से कि क्या क्या उसमें स्टडी करते हैं। तो उनको बता रखा है कि भाई इसमें ये स्टडी होती है, उसके हिसाब से बंदा उसको चूज करके वहाँ से फॉर्मूला और उनकी थ्योरी वहाँ से पढ़ के नई चीज को अपने एक्सप्लेन कर सकता है। आगे जो हमारी है कि फिजिक्स रिलेशन टू सोसाइटी, सोसाइटी से रिलेशन कैसे है हमारा फिजिक्स का, ये तो बहुत तरीके से है जिससे फिजिक्स रिलेट करते हैं सोसाइटी। तो फर्स्टली है फिजिक्स एक्सटेंडिंग द एक्सप्लेनिंग यंग पीपल एक्सपेंड द फॉर्चून एंड नॉलेज अबाउट नेचर। नेचर की नॉलेज के बारे में हमें क्या करते हैं, ये अवेयर करते हैं, उसके बारे में बताने के लिए हेल्पफुल करते हैं अगर कोई उसमें इंटरेस्ट लेते हैं नेचर में। सेकंड, फिजिक्स जनरेट फंडामेंटल नॉलेज नीड फॉर द फ्यूचर टेक्नोलॉजी। तो फ्यूचर टेक्नोलॉजी आई, जैसे फर्स्ट पहले हमारे क्या थे, फैन नहीं होते थे, फिर फैन की टेक्नोलॉजी आई, तो फैन से क्या है, एसी आए, कूलर आए, टीवी से एलसीडी एलईडी। तो ये डिस्कवरी हुई, क्या हुई, ये किससे, फिजिक्स क्या है, जनरेशन फंडामेंटल नॉलेज है, इसकी नॉलेज का यूज करके हम फ्यूचर में टेक्नोलॉजी में मॉडिफाई करके नए टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करते हैं हम, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी सोसाइटी के लिए हेल्पफुल है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ये हेल्प करती है हमारी, कंफर्टेबल है, सिंपल चेयर आती थी, फिर क्या हुआ हमारी कंफर्टेबल सोफे वाली चेयर, वेबल चेयर्स। तो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जो सोसाइटी को क्या है फैसिलिटी प्रोवाइड करती है हमारी। एजुकेशन में भी हेल्पफुल होती है हमारी, क्योंकि इंपॉर्टेंट एलिमेंट एजुकेशन केमिस्ट्री इंजीनियर कंप्यूटर साइंस एज वेल एज द पार्टिसिपेशन ऑफ द अदर फिजिकल बायोमेडिकल। बायोमेडिकल में जैसे इसमें कैंसर को ठीक करने के लिए कुछ यूज करते हैं हम, कंप्यूटर साइंस में डिजिटल फिजिक्स का यूज करते हैं, इंजीनियरिंग के अंदर केमिस्ट्री के अंदर एटॉमिक इनके बारे में स्टडी करते हैं। तो हेल्पफुल इन द फिजिक्स आल्सो इन एजुकेशन, ओके। ये कुछ उसके है, बायोलॉजी के एनवायरमेंटल में भी यूज करते हैं। तो ऑल रिलेटेड इन आवर एजुकेशन, हेल्थ, कंफर्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, हर चीज में इसका यूज करते हैं, बहुत ज्यादा इसका सोसाइटी में हेल्पफुल होते हैं हमारे फिजिक्स। अब कुछ फंडामेंटल फोर्स है जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो 4 फंडामेंटल फोर्स है हमारा, एक तो है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स, एक वीक फोर्स और एक मैग्नेटिक फोर्स। सबसे पहले होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है ये जो फोर्स होता है, ये किसके बीच में होता है, ये हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में होता है। इसकी स्ट्रेंथ मान के चलते हैं 1 और रेंज 10 की पावर -15 से इतनी होती है इसकी। किन पार्टिकल पे होता है, पाई न्यूक्लियस पार्टिकल के ऊपर। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स आते हैं, ये
पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव की स्ट्रेंथ 1/, उनकी स्ट्रेंथ होती है, रेंज इन्फिनिटी होती है। और इसमें क्या होता है, पार्टिकल जो प्रोटॉन मास है 0, स्पिन का 1। वीक फोर्स में क्या स्ट्रेंथ -6, और ग्रेविटी में मास की बॉडी की स्ट्रेंथ के बारे में हम करते हैं। इनकी इन्फिनिटी रेंज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की और ग्रेविटी की, और इनकी -10⁻18 उसकी 15 होती है। तो सबसे पहले 4 फंडामेंटल फोर्स की आप डायग्राम से समझ पाओगे। तो पहले वीक फोर्स, इसकी कितना वीक है, ये एक पर्सन ने इसको हिसाब से इसको डिस्क्राइब किया कि इतना वीक है, एक पर्सन भी इसको नहीं उठा पा रहा, एक वीक पर्सन भी इसको। ये क्या स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है जो हमारा सबसे, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो इलेक्ट्रिक हेल्प से, और ग्रेविटी जो एप्पल आइंस्टीन ने दिया था कि एप्पल ग्रेविटी के नीचे अर्थ पे आते हैं हमारे। तो फर्स्ट फोर्स के बारे में हम कैन भी डिस्कस करेंगे, स्ट्रॉन्ग फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या होता है, a force which can hold a nucleus together against the inverse force repulsion of the proton is strong need. It is a not inverse square force like electromagnetic force. It has a very short range. Newcomen model is the strong force is the exchange of particle and ions other heavier particle. The range of the particle exchange force is limited to uncertainty principle. Strongest of the 4 fundamental. सबसे strong है ये जो फंडामेंटल फोर्स है उसमें, क्योंकि शॉर्ट रेंज का होता है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बेस करता है, और इसके अंदर स्ट्रॉन्ग क्यों होता है कि इसमें बिल्कुल नजदीक होने का बहुत शॉर्ट रेंज ही होता है, इसमें रिप्लेसिव फोर्स लगता है प्रोटॉन से, और प्रोटॉन इजीली वहां से रिप्लेस होना बहुत ही रियर चांस होते हैं। तो इसलिए रिपल्सन स्ट्रॉन्ग का वहाँ पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स एनहांस होता है उनके बीच में, न्यूक्लियस और प्रोटॉन्स के बीच में हमारा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मेनली सेल्स द फोर्स बिटवीन चार्ज के बाद में मैग्नेटिक, दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में क्या होता है, वहां से कोई फोर्स लगता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉम्बिनेशन और मैग्नेटिक फोर्स का कॉम्बिनेशन हो हमारा, इसको लोरेंट्ज़ फोर्स बोलते हैं, जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है हमारा। ये इसमें मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या होता है, हमारा कॉम्बिनेशन जो एक्सचेंज करते हैं फोर्स को फोटॉन्स के साथ हमारा। तो क्वांटम ऑफ फिजिक्स में हमारी यूज करता है, ठीक है। इसकी इन्फिनिटी रेंज होती है, जैसे चार होगा वही पे अपने ये फ्लो करते हैं। पर ये कहाँ पे है, स्क्वेयरला हो, स्क्वेयरला मतलब इसकी डिस्टेंस आप देखेंगे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी इस फोर्स। फिर आता है वीक फोर्स, सबसे वीकेस्ट फोर्स है ये हमारा, चार फोर्स में सबसे इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज ऑफ द इंटरमीडिएट। ये सेकंड लास्ट वीक फोर्स है ये हमारा, जो क्या करता है, इंटरमीडिएट वेक्टर जो बोसॉन होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल हो जो जिनको एटॉमिक फिजिक्स में न्यूक्लियस में स्टडी करते हैं, उसके बीच में ये फोर्स मिलता है हमारा। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल बॉडी, ये सबसे हैवी बॉडीज जो अर्थ सन के बारे में स्टडी करते हैं वहाँ पे ये एप्लीकेबल होता है। तो ये इनकी इन्फिनिटिव रेंज होती है, स्ट्रेंथ वेरी वीक होती है, क्योंकि ये क्यों वीक होती है, क्योंकि ये बहुत ही हैवी पार्टिकल के वे में एप्लीकेबल है। ये इसकी थोड़ी क्या थी कि दो मास आपस में अट्रैक्ट करेंगे ईच अदर। तो अर्थ पे है एक मैन है, उसके अंदर भी मास और दूसरा मैन तो कभी भी अट्रैक्ट नहीं किया, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जी की जो उसकी वैल्यू होती है वो 6.67 10⁻11 होती है, जो बहुत ही नेगेटिव है। उसको पॉजिटिव बनाने के बाद ये फोर्स ऑफ लगेगा। तो ये एप्लीकेबल हमारे हैवी पार्टिकल्स के ऊपर है, इसलिए सबसे बिगेस्ट फोर्स होता है हमारा ये। स्ट्रॉन्ग फोर्स में बाइंड्स होते हैं न्यूक्लियस ऐसे बिल्कुल नियर बाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ऐसे होते हैं, हमारे वीक फोर्स में बहुत यूजली दूर से होते हैं, और ग्रेविटेशनल में सन और इसके अर्थ के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं। आगे आते हैं हमारे लॉ कंजर्वेशन ऑफ लॉज। तो ये हमारे चार होते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चार्ज, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या कहता है हमारा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इम्प्लाई दैट एनर्जी कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, उसमें एनर्जी नहीं बनती और नहीं डिस्ट्रॉयड होती, वो एक्सचेंज करती है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के अंदर, मैकेनिकल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में, एक्सेट्रा, ठीक है, ट्रांजिशन एनर्जी में, रोटेशनल एनर्जी में। तो उनका सभी का सम क्या होगा, इक्वल होगा, रिमेनिंग कांस्टेंट होगा, जो जितना उसमें टोटल सिस्टम का उतना ही रहेगा, और वापस में पार्टिकल क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेती है हमारे। तो इसमें क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में मास एनर्जी इक्वेशन दी थी आइंस्टीन ने, EM स्क्वायर एप्लीकेबल है,
मैकेनिक्स प्रॉब्लम में इसका हेल्प करते हैं। कन्वर्जेशन एनर्जी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में लागू होता है रोल्स और फंडामेंटल प्रिंसिपल। इन चार ही चीज़ों में इनका हम यूज करते हैं। इसका कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी एप्लीकेबल होता है इसके अंदर। अगला आता है हमारा लॉ ऑफ कन्वर्जेशन लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम क्या होता है? कन्वर्जेशन ऑफ लीनियर मोमेंट क्या होता है? ए बॉडी ऑफ सिस्टम इन मोशन रिटेन टोटल मोमेंट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी अनलेस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई टू इट। आइसोलेशन सिस्टम में देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्स मोमेंट ऑलवेज कंजर्व। मतलब जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो जो इसका लीनियर मोमेंट है वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा इस सिस्टम के अंदर। जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे जब तक उसके अंदर क्या होगा, लीनियर मोमेंट ऑलवेज एवरी पॉइंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यही कह रहा है। इसकी एप्लीकेशन ऑफ कहा है तो सॉल्यूशन ऑफ कोलिजन, जब दो बॉडी आपस में टकराती है कोलिजन के पास उनका एक्सचेंज होता है मास और वेलोसिटी में, वहां पे इसको एप्लीकेबल करते हैं। मेनली इन ऑपरेशन इन द रॉकेट लॉन्चर, इनमें भी इसका यूज हम कर सकते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको लगाए कि रॉकेट को इस दो फॉरवर्ड डायरेक्शन एप्लीकेबल अपोजिट फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। रिजेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ गैसेस की गैस क्या जितना फोर्स लगेगी रॉकेट में क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर काम करता है हमारा। न्यूटन लॉ क्या करता है? इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्शन एंड एक्शन और रिएक्शन करता है वहां पे। तो उसके ऊपर ये लीनियर मोमेंटम ऑफ कन्वर्जेशन यूज हम करते हैं। और इसके यूज कन्वर्जेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट के बारे में, यह मोमेंटम के बारे में कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी में यूज करते हैं हम। इसका कोलिजन में, इलास्टिक कोलिजन में, इलास्टिक में, वन डायमेंशनल मल्टीपल आइसोलेशन सिस्टम में, इलेक्ट्रिसिटी में, इम्पल्स फोर्स में सिस्टम में इनका ये यूज होता है हमारा कन्वर्जेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगला जो लॉ है हमारा वो कन्वर्जेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। कौन सा है? कन्वर्जेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये क्या होता है? इसमें बॉडी जब रोटेट करेगी, ठीक है, जो एज ए लीनियर मोमेंट से स्ट्रेट लाइन चलेगी, इसमें एंगुलर मोमेंट रोटेशन में क्या अपने एक पॉइंट पे रोटेशन करेंगे तो इसका जो टोटल प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी वो क्या इक्वली सेम होगा जब तक हम क्या ना रहे उस पर एक्सटर्नल फोर्स टॉर्क एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, तो इसके कहा यूज है हमारे कन्वर्जेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट के हम कन्वर्जेशन एनर्जी में कर सकते हैं। हम इसका सेम इन यूज एज वो कन्वर्जेशन ऑफ लीनियर और एंगुलर मोमेंटम, ये वो लीनियर चीज की फॉर्म यूज होती है, ये एंगुलर जो चीज होती है उनको यूज में हम इसका यूज करते हैं। कन्वर्जेशन ऑफ चार्ज क्या होता है हमारा? कन्वर्जेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन ए सिस्टम डज नॉट चेंज विद द टाइम। मतलब एक सिस्टम ऑफ चार्ज उसमें क्या होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, वो आपस में रिलेट एक्सचेंज कर सकते हैं जैसे मास में करते हैं, और आउटसाइड द सिस्टम वो नहीं करते क्रिएटेड और नहीं डिस्ट्रॉयड होते है। ठीक है, ये हमारे कुछ लॉ थे। तो हमने बेसिक पढ़ा कि साइंस क्या होती है, फिजिक्स किस ब्रांच से रिलेटेड, उनकी ब्रांच के बारे में, फंडामेंटल फोर्स के बारे में, फंडामेंटल लॉज पढ़े हमने, कन्वर्जेशन लॉ ये पढ़े। तो आई होप आपको सभी चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं।